मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारी क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है मूल अधिकार। मूल अधिकार के ऊपर किसी भी परीक्षा में सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। हम लोग ऐसे बहुत सारे सवालों को ध्यान में रखकर आज अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको पहले समझना है कि आखिर मूल अधिकार होता क्या है और वह मूल अधिकार अन्य अधिकारों से किस मायने में अलग है। सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का यही है कि आखिर मूलाधिकार किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको आएगा कि मूलाधिकार किसे कहते हैं। मूलाधिकार किसे कहते हैं। मूल अधिकार के बाद में लगा है अधिकार। अधिकार वह सामाजिक परिस्थिति है। अधिकार वह सामाजिक परिस्थिति है जिसके बगैर वह सामाजिक परिस्थिति है जिसके बगैर व्यक्ति के व्यक्तित्व का जिसके बगैर व्यक्ति के व्यक्तित्व का भाई अच्छा कम किया है। चलो जैसे लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे क्लास का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार। मूल अधिकार के विषय में हम लोग बात करना स्टार्ट कर रहे हैं और आपको बात मालूम है कि मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य में इसका उल्लेख किया गया। लेकिन मूलाधिकार क्या है और इसकी परिभाषा क्या होगी। फंडामेंटल राइट्स की परिभाषा संविधान में उल्लिखित नहीं है। इसकी परिभाषा संविधान में नहीं दी गई, बल्कि इसके संदर्भ में बतलाया गया है कि मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं, ये वे अधिकार हैं जिनके बगैर व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। इसको मूल अधिकार कहते हैं, परंतु यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है जो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए लाभकारी न हो। जैसे मानवाधिकार, प्राकृतिक अधिकार या कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार भी इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। मानवाधिकार की बात की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। मानवाधिकार की बात की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जो
मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं, जैसे छुआछूत का न होना, जैसे मनुष्य के साथ मनुष्यता का बर्ताव करना। इसी के साथ साथ एक अन्य अधिकार भी आता है जिसको प्राकृतिक अधिकार कहते हैं, अर्थात ऐसा अधिकार जो प्रकृति ने व्यक्ति को प्रदान किया है, जैसे जीवन का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार, वाक्य और अभिव्यक्ति का अधिकार, उनको हम लोग प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। परंतु ऐसा अधिकार जिसकी मान्यता कानून या अधिनियम के द्वारा दी जाती है उसको कानूनी अधिकार कहा जाता है। अब देखिए, मानवाधिकार, प्राकृतिक अधिकार, मानवाधिकार प्राकृतिक अधिकार और उसके साथ साथ कानूनी अधिकार, उसके साथ साथ कानूनी अधिकार, ये 3 अन्य अधिकार हैं। और इन 3 अन्य अधिकारों के साथ साथ सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है मूल अधिकार। अब सवाल ये उठता है कि अन्य अधिकार और मूल अधिकार में क्या अंतर पाया जाता है। आपको बात मालूम है कि सारे अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं, परंतु सारे अधिकार मूल अधिकार नहीं हैं, क्योंकि वही अधिकार मूल अधिकार होते हैं जिनका उल्लेख संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया। ऐसा अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में अंतर्विष्ट किया गया है, हम केवल उसी को मूल अधिकार कह सकते हैं, बाकी को मूल अधिकार नहीं कह सकते। यद्यपि कुछ प्राकृतिक अधिकार भी मूल अधिकार है, कुछ मानवाधिकार भी मूल अधिकार हो गए हैं, जैसे अस्पृश्यता का अंत करना, मानव का क्रय विक्रय न करना, और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में न लगाना, ये एक प्रकार से मानवाधिकार है। और इसके खिलाफ नस्लवाद के खिलाफ, ना छुआछूत के खिलाफ, और कम आयु के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित न किया जाए, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मुहिम भी चलाई जा रही है। इसलिए ऐसे अधिकार हैं जो मानवाधिकार हैं, परंतु चूँकि उनको संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में सम्मिलित कर दिया गया, इसलिए वे मूल अधिकार कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि वही अधिकार मूल अधिकार होगा जिसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 के मध्य किया गया है। इसलिए मूलाधिकार की परिभाषा क्या होगी? मूलाधिकार की परिभाषा है, जिसको हम 2 पार्ट में देखते हैं। पहला पार्ट इसका होगा, ये वे अधिकार हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं। दूसरा पॉइंट इसमें है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किया गया। मूल अधिकार और अन्य अधिकार में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि मूल अधिकार का यदि उल्लंघन किया जाता है, उल्लंघन होता है, तो व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। परंतु अन्य अधिकार का अगर उल्लंघन होता है व्यक्ति के, तब व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया में सबसे निचले स्तर से प्रारंभ करना होता है। पहले वह अधीनस्थ न्यायालय में जाएगा, तब वह उच्च न्यायालय में जाएगा और लास्ट में वह उच्चतम न्यायालय में जाएगा। इसलिए
फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर हम सीधे उच्च और उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं और उच्च और उच्चतम न्यायालय अपने अधिकारिता का प्रयोग करके मूलाधिकार की रक्षा हेतु 5 प्रकार के रिट्स को जारी करता है। यह फंडामेंटल राइट्स और अन्य अधिकार के विषय में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। मूल अधिकार ही वह अधिकार है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया और उसके लिए रक्षोपाय का भी उपबंध संविधान में आर्टिकल 32 के अंतर्गत पाया जाता है, जबकि अन्य अधिकारों का उल्लेख संविधान में न तो किया गया है बल्कि वे कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, जिसके अतिक्रमण होने पर, जिसका उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है। देखिए, अब हम लोगों को समझना है कि फंडामेंटल राइट्स का विकास किस प्रकार से हुआ, मूल अधिकारों का विकास कैसे होता है, मूलाधिकारों का विकास कैसे हुआ। अगर इस बात को समझना है तो फंडामेंटल राइट्स का सर्वप्रथम विकास होता है ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा के द्वारा, और इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का अर्थ है अधिकार पत्र। सर्वप्रथम मूलाधिकारों का दर्शन इंग्लैंड में हुआ, जबकि वहाँ के शासक जॉन द्वितीय के द्वारा ब्रिटेन के लोगों को कुछ अधिकार सौंपा गया, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है या अधिकार पत्र कहा जाता है। ये और सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है, इसलिए डी टॉकविल के द्वारा कहा गया था कि ब्रिटेन में संविधान नाम की कोई वस्तु नहीं पाई जाती, परंतु मैग्ना कार्टा वहाँ पर लिखित रूप में पाया जाता है। इसलिए हमको अगर यह प्रश्न पूछा गया कि किस देश का संविधान अलिखित है परंतु फंडामेंटल राइट्स वहाँ पर लिखित है, तो आपको बताना है ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है लेकिन मैग्ना कार्टा वहाँ पर लिखा गया है। इसको अधिकार पत्र कहते हैं। जॉन द्वितीय के द्वारा वहाँ के जो शासक थे वहाँ के लोगों को कुछ अधिकार सौंपा, जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया। इसके बाद मूलाधिकारों की बात हुई अमेरिका में। अमेरिका में मूलाधिकारों का लिखित रूप में उल्लेख किया गया है और अमेरिका में भी वहाँ के मूल संविधान में मूलाधिकार का प्रावधान नहीं था, बल्कि 1 से लेकर 10 संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1791 ईस्वी में फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका में जोड़ा गया और इसको वहाँ पर इसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। आपको यह प्रश्न आ सकता है, ब्रिटेन में मूलाधिकार को मैग्ना कार्टा, लेकिन अमेरिका में मूलाधिकार को बिल ऑफ राइट्स, और अमेरिका के मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। 1 से लेकर 10 संवैधानिक संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों को यहाँ पर जोड़ा गया। अब देखिए, भारत में मूल अधिकारों का विकास किस प्रकार से हुआ।
यहाँ पर इस बात को भी हम लोगों को देखना है कि भारत के संविधान तक आने में, संविधान का जब लेखन किया गया, संविधान सभा का गठन हुआ, तब फंडामेंटल राइट्स किस प्रकार से आया है और वह ऐतिहासिक रूप में किन किन चरणों से होकर गुजरा और फंडामेंटल राइट्स के भारत में मांग कैसे की गई, फंडामेंटल राइट्स का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इस बात को आपको समझना है। भारत में मूलाधिकार के सर्वप्रथम मांग किया गया था 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी सर्वप्रथम मांग की गई। आज जब इनके द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी और स्वराज विधेयक को बनाया गया था, उसी में फंडामेंटल राइट्स की भी मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले 1895 ईस्वी में। दूसरा इसका स्टेप आता है 1918 ईस्वी में कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन हुआ और इस बम्बई अधिवेशन के अंतर्गत सरदार हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे और उनके द्वारा मूलाधिकारों की मांग की गई। 1928 ईस्वी में नेहरू कमेटी के द्वारा जिस भावी संविधान का निर्माण किया गया था, उसमें अनेक सिफारिशें और प्रावधान किए गए। उस नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत भारत के लोगों के लिए 19 टाइप का 19 प्रकार का मूलाधिकार बतलाया गया था। भारत के नागरिकों के लिए 19 प्रकार के मूलाधिकारों का उल्लेख किया गया और इन मूलाधिकारों में से किसी न किसी रूप में 10 मूलाधिकार ऐसे हैं जो भारत के वर्तमान संविधान में सम्मिलित कर लिए गए हैं और वे चाहे अपवाद के रूप में हों, चाहे सीधे आर्टिकल के रूप में हों, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ऐसे 10 मूलाधिकारों को सम्मिलित किया गया है वर्तमान भारत के संविधान में भी। 1934 में स्वराज दल के द्वारा आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की गई थी। आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग यहाँ पर की गई थी। 1934 में स्वराज दल के द्वारा भी इसकी मांग की गई। इसके बाद कांग्रेस के द्वारा अपने कराची के अधिवेशन में भी फंडामेंटल राइट्स की मांग ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। बाद में जब कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ और उस संविधान सभा का गठन होने पर सभी मसलों पर संविधान सभा के सदस्य सर्वसम्मति से निर्णय ले रहे थे, तब मूलाधिकारों के विषय में मूलाधिकार पर सबसे बड़ी समिति का गठन किया गया, जिसमें कुल 54 सदस्य थे और इस
सदस्यीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। इसमें मूलाधिकार अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष मूलाधिकार अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी को बनाया गया था, जबकि मूलाधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जे.वी. कृपलानी। आपको 3 बातें याद करना है कि मूलाधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूलाधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जे.वी. कृपलानी। और मूलाधिकार अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, हरीश चंद्र मुखर्जी, जिनके द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को विशेषाधिकार सौंपने की सिफारिश की गई थी। यह सबसे बड़ी समिति थी, जिसमें कुल 54 सदस्य थे और मूलाधिकारों के विषय पर कुल 38 दिनों तक संविधान सभा में विचार विमर्श किया गया था। तो मूलाधिकार ही वह विषय वस्तु है जिस पर संविधान सभा के अंतर्गत सर्वाधिक दिन तक विचार विमर्श करने के उपरांत सम्मिलित किया गया। सवाल यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है, ऐसा कौन सा मूलाधिकार था जिस पर संविधान सभा में व्यापक विचार विमर्श किया गया, या जो सर्वाधिक विवादास्पद बना रहा। तो उसमें क्या लगाना है, संपत्ति का अधिकार। यह संविधान सभा में सर्वाधिक विवादास्पद था कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित किया जाए या मूल अधिकार में सम्मिलित न किया जाए। सम्मिलित करने के क्या फ़ायदे होंगे, और अगर सम्मिलित नहीं किया गया तो इसका क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। अनेकानेक सदस्यों के अलग अलग मतांतर यहाँ प्राप्त हो रहे थे। व्यापक विचार विमर्श होने पर संपत्ति के अधिकार को अंततः फंडामेंटल राइट्स में सम्मिलित कर लिया गया था और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 31 के अंतर्गत कर भी दिया गया था। यद्यपि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार न होकर एक कानूनी अधिकार है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में इस अधिकार को मूलाधिकार से निकाल करके आर्टिकल 300A या 300A के अंतर्गत सम्मिलित करके इसे कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार केवल कानूनी अधिकार है। क्योंकि वह अब संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में सम्मिलित नहीं है। अगर 12 से 35 के बीच में होता, जैसा कि पहले आर्टिकल 31 में था, तो वह मूल अधिकार था, लेकिन अब 300 क में है, आज संविधान में ही है, लेकिन अब वह मूल अधिकार नहीं होगा। आपने फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन में इसी बात को समझा है कि वह अधिकार जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हो, लेकिन उसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में भी होगा, तभी वह मूल अधिकार कहलाएगा। अदरवाइज वह मूल अधिकार नहीं कहलाएगा। वह मानवाधिकार हो सकता है, प्राकृतिक अधिकार भी हो सकता है, वह कानूनी अधिकार भी हो सकता है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कोई भी अधिकार होगा, लेकिन वह मूल अधिकार नहीं हो सकता। मूल अधिकार होने के लिए संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आना ही होगा। उदाहरण के रूप में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का फंडामेंटल राइट्स होगा और यह राइट टू लाइफ का पार्ट होगा। तो यह अधिकार मूल अधिकार क्यों बना? क्योंकि यह 21 क के अंतर्गत सम्मिलित हो गया। अगर 21 क में सम्मिलित न होता तो यह मूल अधिकार कभी भी न हो पाता। इसलिए सर्वाधिक दिनों तक मूलाधिकार पर विचार विमर्श हुआ और संपत्ति का अधिकार ये सर्वाधिक विवादास्पद रहने वाला अधिकार था। इन तमाम विचार विमर्श के बाद इसको संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य सम्मिलित कर दिया गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा संविधान के भाग 3 को जनता जनार्दन के लिए अत्यंत आवश्यक और अपरिहार्य बतलाया गया। इसीलिए संविधान सभा में जब उनसे पूछा गया कि संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जिसको निकाल देने पर संविधान मृत हो जाएगा, तो उनका इशारा संविधान के भाग 3 और आर्टिकल में अनुच्छेद 32 की तरफ था, क्योंकि मूलाधिकारों की रक्षा का उसमें उपाय किया गया है। मूल अधिकारों का उल्लेख होना, लेकिन उसमें आप उसके रक्षोपाय का कोई प्रबंध न होना, यह अपने आप में अंतर्विरोधी बातें थी। इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान के मूल आत्मा या हृदय कहा। आपको सवाल आता है वैसे संविधान के आत्मा किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। लेकिन अम्बेडकर साहब ने किसको कहा? तो अनुच्छेद 32 को। मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया है? भारतीय संविधान के निर्माताओं ने कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा की कहावत को चरितार्थ किया। अनेक देशों से अनेक प्रावधानों को आवश्यकता अनुसार बदलाव के साथ ग्रहण कर लिया। अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकार को ग्रहण किया है, लेकिन अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार निरपेक्ष है, लेकिन भारत के संविधान में मूल अधिकार पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरा, अमेरिका के मूलाधिकार में उसकी रक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया गया, जबकि भारत के संविधान में न केवल मूलाधिकार का उल्लेख है बल्कि उसकी रक्षा का भी उतना ही उपबंध किया गया है। इसलिए फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में यह बात महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ तक आपने समझा होगा कि फंडामेंटल राइट्स किसको कहते हैं, मूल अधिकारों का विकास वर्ल्ड लेवल पर कैसे हुआ। आज सबसे पहले ब्रिटेन में, उसके बाद अमेरिका में, फिर भारत में इसकी क्या प्रक्रिया रही और मूल अधिकार और अन्य अधिकारों में किस बात में अंतर है। मूल अधिकार को किस देश से ग्रहण किया, अमेरिका से, तो अमेरिका और भारत के मूलाधिकार में क्या अंतर है। ब्रिटेन में मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा और भारत में फंडामेंटल राइट्स, जबकि अमेरिका में इसको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। इतनी बातें आपने समझ लिया होगा और आप इसका नोट्स भी बना लिया होगा। फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में ये बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस पर आधारित सवाल आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में पूछा जाता रहता है। तो अब हम लोगों को देखना है फंडामेंटल राइट्स का हम लोग आर्टिकल वाइज अध्ययन करना स्टार्ट करें। इसके भी पहले हम उन सवालों की बात करना चाहेंगे जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आपको कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आवश्यक है कि हम लोग ऐसे सवालों की बात कर लें जो अक्सर आपको फंसा देते हैं। तो उन्हीं सवालों पर हम लोग बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख कहाँ है? संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के मध्य में अमेरिका से इसको लिया गया। मूल अधिकार
किसके विरुद्ध है? पहला प्रश्न आएगा कि मूल अधिकार किसके विरुद्ध है। यह असामान्यतः राज्य के विरुद्ध है। फंडामेंटल राइट्स मूलतः किसके विरुद्ध है? राज्य के विरुद्ध है, अर्थात राज्य और सरकार के द्वारा ऐसे किसी भी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता जो कि फंडामेंटल राइट्स के विरोध में हो। यदि ऐसे किसी कानून का निर्माण किया गया तब उच्चतम और उच्च न्यायालय के द्वारा उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा, उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए भारत में फंडामेंटल राइट्स किसके खिलाफ है? राज्य के खिलाफ है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रकृति का मूल अधिकार। नकारात्मक प्रकृति का मूल अधिकार वह अधिकार होता है जो राज्य के ऊपर केवल प्रतिबंध लगाता है। वह राज्य के ऊपर केवल क्या लगाएगा? खाली प्रतिबंध लगाता है। इसलिए इसको नकारात्मक प्रकृति का मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि यह राज्य के ऊपर केवल प्रतिबंध लगाता है। लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे भी हैं जो कि राज्य के विरुद्ध होने के साथ साथ व्यक्ति के भी विरुद्ध है। जो अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध हैं उसके अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अर्थात अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाला कोई भी कानून न तो राज्य के द्वारा बनाया जा सकता है और न ही कोई ऐसा आचरण व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा जो कि अस्पृश्यता को बढ़ावा देता हो। यदि ऐसा कोई भी आचरण किया गया तो पीड़ित व्यक्ति उसके भी विरुद्ध न्यायालय की शरण ले सकता है। मानव के क्रय विक्रय का निषेध आर्टिकल 23 का पार्ट है। ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा राज्य जिससे मानव के क्रय विक्रय को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बढ़ावा मिले, और यह काम किसी व्यक्ति के द्वारा भी नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष से कम आयु के बालक को और राज्य के द्वारा न तो कार्य में लगाया जाएगा और न ही के द्वारा कार्य में लगाया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि यह मूल अधिकार क्या है? आपको आएगा यह मूल अधिकार सकारात्मक प्रकृति का है। तो आपको देखिए यहाँ पर एक सवाल मिल गया कि मूल अधिकार की प्रकृति क्या होती है। मूल अधिकार के अधिकांश प्रकृति इसके नकारात्मक है, क्योंकि यह राष्ट्र पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन इसकी कुछ मूल अधिकार के प्रकृति नकारात्मक होने के साथ साथ सकारात्मक भी है। सकारात्मक प्रकृति का मूल अधिकार किसको कहते हैं? उसे कहते हैं जो एक नए समाज के सृजन या निर्माण पर या रचनात्मक समाज के निर्माण पर, जो परंपरागत समाज को खत्म करके एक नवीन समाज के निर्माण पर बल दे, इसको सकारात्मक प्रकृति का मूल अधिकार कहते हैं। और सकारात्मक प्रकृति का मूल अधिकार राज्य के भी विरुद्ध होता है और व्यक्ति के भी विरुद्ध होता है। इसलिए आपने यहाँ पर इस बात को समझ लिया कि मूल अधिकार वह अधिकार है
जिसके अधिकांश मूलाधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, लेकिन कुछ मूलाधिकारों की प्रकृति यहाँ पर सकारात्मक भी है। तो ये बात आपको लगाना है। और कौन सा मूल अधिकार सकारात्मक प्रकृति का होगा, आपको बताना है कि सकारात्मक प्रकृति के मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 17, 23 और 24 आता है। और राज्य के विरुद्ध जो अधिकार होते हैं उसको हम नकारात्मक प्रकृति का मूल अधिकार कहते हैं। देखिए, अब हम लोगों को यहाँ पर समझना है कि आखिर मूल अधिकार किसको प्रदान किया गया है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स किसे प्राप्त है। आपने इस बात को तो समझ लिया कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध है, लेकिन यह किसको प्रदान किया गया है? व्यक्ति को। व्यक्ति में दो लोग आते हैं, एक नागरिक आता है और दूसरा विदेशी आता है। यह मूल अधिकार इन दोनों को दिया गया। आपको प्रश्न आएगा कि किसको दिया गया है, तो आपको बताना है कि यह मूल अधिकार दोनों को ही दिया गया है, नागरिक को भी दिया गया और यह मूल अधिकार विदेशी को भी दिया गया है। लेकिन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल नागरिक को ही प्रदान किए गए हैं? केवल नागरिक को जो प्रदान किए गए वह है आर्टिकल 15 का दूसरा खंड, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये ऐसे आर्टिकल हैं जो कि केवल और केवल प्रदान किए गए हैं नागरिक को। इसके अलावा कोई भी आर्टिकल है तो वह आर्टिकल नागरिक के साथ साथ विदेशी को भी प्राप्त है, अर्थात वह दिया गया है किसको? व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति के अंतर्गत नागरिक और विदेशी दोनों आते हैं। देखिए, अनुच्छेद 15 के दूसरे खंड में क्या लिखा है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 में है सरकारी नौकरियों में जाने क्या समस्त नागरिकों को एक समान अवसर प्राप्त होगा। आर्टिकल 19 में वर्तमान में लोगों को 6 मूलाधिकार प्रदान किया गया, 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं और इन 6 स्वतंत्रताओं का अधिकार केवल और केवल नागरिकों को है। आर्टिकल 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग का विशेषाधिकार है, 30 में भी अल्पसंख्यक वर्ग का विशेषाधिकार है। 29 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का फंडामेंटल राइट्स रखता है। आर्टिकल 30 में लिखा गया कि प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग अपने मनपसंद के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार रखता है। तो ये ऐसे आर्टिकल हैं जो कि प्रदान किए गए हैं किसको? केवल नागरिकों को। यह अधिकार विदेशियों को प्रदान नहीं किया गया। लेकिन इसके अलावा जितने भी अन्य मूल अधिकार हैं वे सारे मूल अधिकार नागरिक विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। जैसे राइट टू लाइफ का अधिकार, जैसे कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जैसे उपाधियों के अंत का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये सारे अधिकार ऐसे हैं जो कि नागरिक को भी मिले हैं, विदेशी को भी मिले हैं, अर्थात यह अधिकार दिया गया है व्यक्ति को। देखिए, भारत में मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है, यह एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है। इसका अर्थ है कि मूल अधिकार के ऊपर तर्कसंगत आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है। और तर्कसंगत आधार क्या है? इसका तर्कसंगत आधार है देश के एकता, अखंडता, देश के एकता, अखंडता, नैतिकता, सदाचार,
नैतिकता, सदाचार, कानून व्यवस्था तथा इसके साथ साथ न्यायालय, अवमान, अपराध उद्दीपन अर्थात कोई ऐसा कार्य करना जिससे अपराध को बढ़ावा मिले, उसको अगर आप इनकरेज करते हैं तो ऐसे मूलाधिकार पर भी तर्कसंगत आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितों के आधार पर मूलाधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर एक बात तय हुआ कि जहाँ पर अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, भारत में मूलाधिकारों के ऊपर तर्कसंगत आधार पर प्रतिबंध आरोपित किया गया है। आदेश के एकता, अखंडता, नैतिकता, सदाचार, न्यायालय, अवमान, अनुसूचित जात जनजात तथा अपराध उद्दीपन के आधार पर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस बात को यहाँ पर बतलाया गया। इसलिए आपको अगर यह प्रश्न पूछा जाता है कि मूल अधिकार निरपेक्ष है या मूल अधिकार के ऊपर तर्कसंगत आधार पर प्रतिबंध आरोपित हो सकता है, तो मूल अधिकार पर तर्कसंगत आधार पर प्रतिबंध आरोपित हो सकता है। आपको अगर यह आता है कि अमेरिकन और भारतीय संविधान के अंतर्गत उल्लिखित मूलाधिकारों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष को निकालें। अमेरिका के मूल संविधान में मूलाधिकारों का उल्लेख था, लेकिन भारत के संविधान के मूल भाग में इसका उल्लेख नहीं था। तो यह बात क्या हो जाएगा, गलत है, क्योंकि उल्टा लिखा है। भारत में मूल संविधान का ही भाग था मूलाधिकार, जबकि अमेरिका में 1 से लेकर 10 संविधान संशोधन के द्वारा उसमें सम्मिलित किया गया, जिसको बिल ऑफ राइट्स कहा। दूसरा आपको आ गया कि अमेरिका में मूलाधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन भारत में नहीं लगाया गया। तो यह गलत है। भारत में प्रतिबंध है, लेकिन अमेरिका में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। भारत में इस पर प्रतिबंध पाया जाता है। और न्यायालय में जाने का संवैधानिक उपचार के अधिकार का भी उल्लेख अमेरिका में नहीं है, भारत में है। तो ऐसा आपको निष्कर्ष निकालने के लिए कि निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही निष्कर्ष का चुनाव करें, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, ऐसा आप तभी जान सकते हैं जबकि ओवरऑल पूरी बातें आपको मालूम हो। और पूरी बातें तभी आपको मालूम होगी जब आप पूरी क्लास को अटेंड करेंगे, पूरी क्लास को देखेंगे, समझेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे, उसका गहन अध्ययन करेंगे, तभी ऐसा होगा। ना एक सामान्य बात है, यूं ही जय जयकार नहीं होते। ऐसा नहीं होगा कि परीक्षा परिणाम आए और आप अभी पढ़े नहीं, और जब परीक्षा परिणाम आए तो आप बहुत सीरियस हो जाए। ना, सीरियस होना है तो अभी हो जाइएगा, बाद में सीरियस होने से कुछ नहीं होता है। परीक्षा परिणाम आएगा, आपके दोस्त का हो जाएगा, दुखद स्थिति तब उत्पन्न होती है जबकि आपके दोस्त का हो और आपको अपने ही हाथ से मिठाई खिलाना पड़े। कितना ख़राब लगेगा कि एक तरफ कलेजा जल रहा है और दूसरी तरफ आपको अपने ही हाथ से कि भाई का हो गया, भाई का हो गया। अरे क्या भाई का हो गया, आपका तो हुआ ही नहीं, भाई का होने से आपको क्या मिला। इसलिए आप इस बात को ध्यान में दीजिए कि ऐसा कठिन या आसान कोई सवाल होता नहीं है। आपकी पहुंच की बात है, आपको समझने की बात है। इसलिए पढ़ें, समझें, उसका अभ्यास करें, विगत वर्षों के सवाल को देखें, किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए सवाल को देखें। ना तो एग्ज़ाम को आसान समझें और ना ही एग्ज़ाम को कठिन समझें। ये कठिन भी नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन है। कंपटीशन में कम या अधिक का कोई स्थान नहीं होता। तो आपने देखे यहाँ पर इस बात को समझ लिया कि फंडामेंटल राइट्स भारत में निरपेक्ष नहीं है। जब सारी बातें आपको याद हैं
तो आपको निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं, आप सही उत्तर का चुनाव भी कर सकते हैं। सीधा आया, आपने मार दिया कि अमेरिका में मूल अधिकार को कब सम्मिलित किया गया, 1791। अब ब्रिटेन में कब आया, 1215। भारत में किसको मैग्ना कार्टा बोला, महारानी के घोषणा पत्र को किसने बोला, बाल गंगाधर तिलक। सारी बातें एकदम क्लियर कट होंगी, लेकिन उस बात को क्लियर कट करने के लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा। 6 महीने और 6 घंटे का ये हमने आपको कोर्स निर्धारित किया है ना। ये दवा ऐसी दवा है कि जो 1 2 3 दिन नहीं ना, ये 6 महीने 6 घंटे का ये एक मल्टीपल डायमेंशन का कोर्स है जिसको आपको करना है। अगर इस कोर्स को आपने कर लिया और ऑनेस्टली आप हमको बताएं, ना हो तो जो बाजी कहिए सो बाजी हार जाएंगे। ना होना ही होना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का कोर्स है, ये कोई हवा में हमने बातें आपसे नहीं किया। खैर चलिए मूलाधिकारों में संशोधन ना, मूलाधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है, केंद्र की संसद को है या राज्य के विधानमंडल को, तो आपको बताना है यह अधिकार है केंद्र की संसद को, केंद्रीय संसद के द्वारा। अब किस प्रक्रिया से यह संशोधन होता है, आपको बताना है विशिष्ट बहुमत से। विशिष्ट बहुमत का भी आशय क्या होता है, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से किए जाने वाले संविधान संशोधन को विशिष्ट बहुमत से किया जाने वाला संशोधन कहा गया। इसलिए संशोधन करने का अधिकार है किसको, भारत की संसद को। दूसरा है आपके मूलाधिकारों को निलंबित करता है कौन, आपको यह प्रश्न आया। फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति। दूसरा कब कर सकता है भाई, राष्ट्रीय आपातकाल यदि लागू होता है तो मूलाधिकारों को निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में उल्लिखित है, आर्टिकल 352 में। तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब भारत का राष्ट्रपति मूलाधिकारों को निलंबित कर सकता है। और यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो कौन सा आर्टिकल है जो अपने आप सर्वप्रथम स्वतः निलंबित हो जाता है, तो ये इसका निलंबित हो जाना है आर्टिकल 19 के द्वारा प्रदान की गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अपने आप स्वतः निलंबित हो जाती हैं, बाकी को निलंबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू किया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल का आधार क्या है, सशस्त्र विद्रोह अगर है, तब आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित नहीं होगा। लेकिन राष्ट्रपति के पास अब भी अधिकार है कि वह आर्टिकल 19 सहित सभी मूलाधिकारों को निलंबित कर दे। क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने के 3 आधार हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो इन 3 आधारों में अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू किया गया तब आर्टिकल 19 का स्वतः निलंबन नहीं होगा। लेकिन युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तब आर्टिकल 19 का अपने आप निलंबन हो जाएगा। तो यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट बात आपने समझ लिया कि निलंबित करने का अधिकार है किसको, निलंबित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर। लेकिन राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की स्थिति में मूलाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको आएगा
कि कब निलंबित होगा, केवल और केवल राष्ट्रीय आपातकाल में, न कि राष्ट्रपति शासन और न ही वित्तीय आपातकाल में इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए यह निलंबित हो जाएगा। कब निलंबित होगा, जबकि अनुच्छेद 352 के अनुसार इसको लागू किया गया हो। दूसरा है आपके मूलाधिकार के रक्षा करने का, मूलाधिकार की रक्षा करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया, उच्चतम न्यायालय को और उच्च न्यायालय दोनों को। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। उच्चतम न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के आधार पर 5 रिटें जारी की जाती हैं और अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय के द्वारा मूलाधिकार की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रीट्स जारी होती है। बंदे प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार के रीट्स है ना, जिसको हैवियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोविशन, सैल्टरी और कोवारंटो कहते हैं। ये 5 प्रकार के रीट्स को जारी करके उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों ही मूलाधिकारों के रक्षा कर सकते हैं। लेकिन रीट्स को जारी करने के संदर्भ में एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है कि उच्चतम और उच्च न्यायालय में किसकी शक्ति अधिक है। आप क्या बताएंगे, उच्च न्यायालय की शक्ति अधिक है, क्योंकि उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप कुछ विवेकाधिकार भी दिया गया है, जबकि उच्चतम न्यायालय को ऐसा नहीं है। उच्चतम न्यायालय स्पष्ट रूप में अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है तभी 5 रीट्स जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय के द्वारा इसको जारी करने के लिए अपने विवेकाधिकार का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि मूलाधिकारों की रक्षा और रीट्स को जारी करने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालय को अधिक अधिकार प्रदान किया गया। चलिए, ये तो बात आपने समझा। आज इस पर आधारित सवाल हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और हमको फंसा देते हैं, इसलिए इनका क्लियर कट पहले आपको नॉलेज होना आवश्यक है। उसी संदर्भ में मूल संविधान में मूलाधिकार की संख्या कितनी थी, आपको आ गया, क्या लगाएंगे 7, लेकिन वर्तमान में यह संख्या कितनी है, आप लगाएंगे 6। क्यों? क्योंकि 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया और निकाल करके इसको अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार बनकर रह गया है। यह केवल क्या है, केवल और केवल कानूनी अधिकार है 300A में। अब पहला इसमें 6 मूलाधिकार कौन से हैं इसकी बात, तो पहले आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है और यह अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा फंडामेंटल राइट्स है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार यह है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। शोषण के विरुद्ध का अधिकार आपको आता है शोषण का अधिकार, गलत है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक।
चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अधिकार है आर्टिकल 25 से 28 तक। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और यह उल्लिखित है आर्टिकल 29 से 30 तक। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान के आत्मा एवं हृदय कहा, और इस बात पर बल दिया कि अगर आर्टिकल 32 को संविधान से निकाल दिया जाए तो संविधान मृत हो जाएगा। देखिए, आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसको हटाया गया, और 33, 34 और 35 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कुछ प्रतिबंधों के साथ प्रतिरक्षा के सैनिकों को मूलाधिकार प्रदान किया जाएगा। कैसे होगा यह बात हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, और आर्टिकल 13 में कानून की परिभाषा। ये बातें हम लोग अपने अध्ययन के दौरान विस्तृत रूप में अब देखेंगे कि आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य किसको कहते हैं, कानून किसको कहते हैं, और राजनीति विज्ञान के अनुसार राज्य क्या है, और भारतीय संविधान के अंतर्गत किसको राज्य के रूप में डिफाइन किया गया। इन बातों का हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग इस बात को देखेंगे कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, और 19 से लेकर 22 तक, और 23 से लेकर 24 तक, 25 से 28 तक, 29 से 30 और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के विषय में कौन कौन से मुख्य प्रावधान किए गए हैं, क्या उपबंध किया गया है, इसकी बात हम लोग विस्तृत रूप में अब देखेंगे। लेकिन जितनी बातें क्लास में की गई उनको पहले आप आज की तारीख में तैयार करें, उसके बाद कल वाला क्लास तब आपको भली भांति और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए, आज का क्लास यहीं तक था। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। हमारी तरफ से क्लास के लिए शुभकामना। जय हिंद, वंदे मातरम।